नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स विषय लेकर आप लोगों के सामने, अर्थशास्त्र विषय लेकर आपके सामने मौजूद हुआ हूँ। पुनः एक बार वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेसन की शुरुआत करें उससे पहले हमारी परंपरागत पद्धति के हिसाब से एक सुविचार को देखने का प्रयत्न करते हैं। वही सुविचार कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, पर हमें हरा नहीं सकती। अगर जुनून आप में है जीत का तो दुनिया की कोई परिस्थितियाँ उनको हरा नहीं सकती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ लेसन जो 5वां हम लोगों ने चालू किया है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, लेसन का नाम आप लोगों को विदित है कि लेसन का नाम है गरीबी, जिसमें हमने गरीबी के जो अलग अलग प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनको मुद्दों को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि किन किन मुद्दों को अब तक हमने इस लेसन में सीखा। उसमें गरीबी का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक, जिसको आप आय रूपी और गैर आय रूपी गरीबी के नाम से जानते हैं। उसके साथ गरीबी के प्रकार, उसमें हमने गरीबी के निरपेक्ष प्रकार के बारे में देखा था। सापेक्ष अब इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयत्न करेंगे। और गरीबी रेखा के बारे में भी बात की थी कि भाई विश्व के भारत के अंतर्गत 1960 में, 1972 में, 1992 और 2011 के अंतर्गत अलग अलग कमेटी जो आई, वो कमेटी या समिति ने किस प्रकार गरीबी की अलग अलग परिभाषा दी और गरीबी के मापन की पद्धतियां हमें बताई, और वैश्विक गरीबी के मापन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अब गरीबी का जो स्वरूप है, वो गरीबी के मुख्य 2 स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों ने सापेक्ष और निरपेक्ष, इन दोनों स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पर निरपेक्ष के बारे में जो जानकारी ली, उसके अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो आपकी किताब में पेज नंबर 50 पर आप चले जाओ। आपकी किताब में दिया है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण, आंकड़ा के टॉपिक आप लोगों का है निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। उसके अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें अनुच्छेद के अंतर्गत राउंड में 2011 में प्रति संयुक्त परिवार, मतलब पूरे परिवार के
खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुमान अनुसार भारत में वर्ष 2004 और 5 में गरीबी का जो अनुपात था वो पहले कितना था? 36.2%। आंकड़े अंडरलाइन कर लीजिएगा, MCQ या खाली जगह पूछे कि 2004-5 के अंतर्गत भारत में गरीबी का प्रमाण कितना था, तो कि 36.2%, जो घटकर 2011-12 में 21.9% जितना हो गया है। पुनः एक बार NSSO के द्वारा जो अनुमान लगाया, पहले भारत में गरीबी का प्रमाण अधिक था, अब वो कम हो गया। आपकी किताब अगर आपके पास है तो 50 नंबर पेज पर तालिका 5.1 भारत में गरीबी का प्रतिशत में उदाहरण के रूप में आप लोगों को लिखना है। ये उदाहरण लिखोगे तो आंकड़ा की जानकारी आप लोगों को अधिक मिलेगी। यदि आपके पास किताब है तो थोड़ा देखिएगा कि उसके अंतर्गत लिखा है कि ग्रामीण के अंतर्गत 41.8%, 2004 और 5 का आंकड़ा देखो तो ग्रामीण के अंतर्गत 2004 और 5 में 41.8, शहर में 25.7 और पूरे भारत में 36.2%। और उसी क्रम में 2011-12 की यदि मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत ग्रामीण में 25.7, शहर में 13.7 और कुल समस्त 21.9% गरीबी आप लोगों के सामने रहेगी। उसी भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का जो प्रमाण है, विभिन्न नया टॉपिक जो आप लोगों की किताब के अंतर्गत पेज नंबर 50 में है कि भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी का प्रमाण। अब राज्यों के अंतर्गत गरीबी का प्रमाण जब आप लिखने जाते हो तो 2011-12 की जो तालिका आप लोगों को किताब में दी है, वो तालिका की मैं थोड़ी आप लोगों को बात कर दूं। पेज नंबर 50 पर आप लोगों को तालिका दी हुई है कि निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत में अनुपात। अगर आपको ऐसा सवाल पूछे कि 10% से कम तो भारत के कौन कौन से राज्य, तो कि गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। पुनः एक बार 10% से कम गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और 10% से 20% के बीच में अर्थात 10% से अधिक और 20% से कम कौन कौन से राज्यों में सर? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। पुनः एक बार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। 20% से 30 अर्थात 20 से ज़्यादा और 30 से कम तो उसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। और 30% से 40% की बात करूँ तो मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। और ये सर्वे दिया गया है आर्थिक सर्वे 2015 और 16। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप तालिका लिखते हो तो तालिका दी होने के बावजूद भी उसका विश्लेषण लिखना जरूरी है। तो पेज नंबर 51 पर यदि आप लोग जाते हो तो उसमें हालांकि विश्लेषण तालिका का बैठा ही उतारना है। देखो पेज नंबर 51 पर कि 10% से कम तो उसमें राज्यों के नाम लिखे, 10 से 20 में भी राज्यों के नाम लिखे, 20 से 30 में भी राज्यों के नाम लिखे और 30 से 40 के अंतर्गत भी अलग अलग राज्यों के नाम ही लिखे हैं। तो आप लोगों के जितने जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के हिसाब से आपको अलग अलग राज्यों के नाम के मुद्दे बनाकर इसका विश्लेषण लिखना है, क्योंकि विश्लेषण लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे का टॉपिक है 51 नंबर पेज पर सापेक्ष गरीबी। याद कीजिएगा विद्यार्थी मित्रों, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गरीबी के दो स्वरूप है, एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। अब तक हमने निरपेक्ष गरीबी का जो मुद्दा था वो पूरा कर दिया। अब एक नया टॉपिक इसी के अंतर्गत जोड़ रहा हूँ, सापेक्ष गरीबी। सबसे पहले तो सापेक्ष गरीबी आप लोगों को समझनी जरूरी है। निरपेक्ष में क्या हमने देखा था कि सरकार ने जो खर्च का एक रेशिया नक्की किया है
यदि व्यक्ति वो खर्चा नहीं कर सके तो वो निरपेक्ष गरीब है। सरकार के द्वारा निर्धारित खर्च की रकम यदि कोई व्यक्ति खर्च न कर सके तो निरपेक्ष गरीब है। पर सापेक्ष गरीब किसको कहते हैं? तो पहला मुद्दा उसकी परिभाषा टिक कर लीजिएगा, किताब में भी है, पेज नंबर 51 पर जाइएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आय की तुलना करने पर, फिर से एक बार, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आय की तुलना करने पर जिस व्यक्ति की आय कम हो उस व्यक्ति को सापेक्ष गरीब और देश की ऐसी स्थिति को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। पुनः एक बार, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की आप आय की तुलना करो और जिस व्यक्ति की आय कम होगी उसको आप सापेक्ष गरीब कह सकते हो। जैसे कि सर समझ में नहीं आया, उदाहरण दो। तो उदाहरण आप लोगों के सामने है कि मानो कि एक की जो इनकम है वो 12,000 है। मैंने यहाँ पर ABCD लिखा है, लेकिन आप लोग वहाँ पर हर्षद, रमेश भाई, राकेश भाई, कोई भी व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि ए व्यक्ति की महीने की आय कितनी? 12,000, बी की कितनी? तो के 15,000, सी की कितनी? तो के 10,000 और डी की कितनी? 20,000। तो आप चारों ऑप्शन को देखो, सबसे कम आय किसकी है? तो के सी की कितनी है? तो के 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 4 व्यक्तियों की ABCD की जो आय की तुलना की उसमें सबसे कम आय किसकी है? सी की। तो सी को आप सापेक्ष गरीब कह सकते हो। क्लियर? पुनः एक बार, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आय की तुलना करने पर जिसकी आय कम हो तो उसको सापेक्ष गरीब कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर ए की जगह पे आप रमेश, बी की जगह पे राकेश, सी की जगह पे छगन भाई या डी की जगह पे देवांग भाई भी लिख सकते हो। दूसरी बात, जो आय मैंने 12,000, 15,000, 10,000, 20,000 लिखी है, आप लोग यहाँ पर लाखों में भी आय लिख सकते हो, पर उदाहरण आपका व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि किसी को लगना भी चाहिए कि इतनी आय हो सकती है। इसी में तीसरा मुद्दा कि उपरयुक्त उदाहरण में सी की आय सबसे कम है, इसलिए सी व्यक्ति को सापेक्ष गरीब कहा जा सकता है। आप उदाहरण में जो भी लोगे, जरूर नहीं कि सी की आय कम है, आप उदाहरण में ए की आय भी कम लिख सकते हो। तो जो आय जिसकी कम हो उसको सापेक्ष गरीब कह सकते हो। इसी क्रम में चौथा मुद्दा, सापेक्ष गरीबी का जो ख्याल है वो विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है। याद करो, पुनः एक बार मैं निरपेक्ष में आपको ले जाऊँ, क्योंकि दोनों के बीच अंतर यदि आप लिखे हो तो आपको पता रहे कि निरपेक्ष गरीबी का जो ख्याल था वो विकासशील देशों के साथ जुड़ा हुआ था और सापेक्ष गरीबी का जो ख्याल है वो विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। नंबर 3, याद करो, निरपेक्ष गरीबी का क्षेत्र कैसा था? व्यापक था। निरपेक्ष गरीबी का क्षेत्र व्यापक था, लेकिन सापेक्ष गरीबी का जो क्षेत्र है वो सीमित है। सर कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि सापेक्ष गरीबी का क्षेत्र सीमित इसलिए क्योंकि विकसित देशों की संख्या कम है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है, और निरपेक्ष गरीबी का क्षेत्र व्यापक था क्योंकि विकासशील देशों की संख्या भी अधिक है। इसी क्रम में आगे देखो तो सापेक्ष गरीबी का मापन आय के आधार पर, निरपेक्ष का किसके आधार पर हो रहा था? खर्च के आधार पर, जबकि सापेक्ष गरीबी का जो ख्याल है वो आय के आधार पर मापा जाता है। सापेक्ष गरीबी कौन कौन से देशों में? तो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। निरपेक्ष को याद करो सर, तो कि वो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह देशों में। और सापेक्ष गरीबी की जो तालिका है, यदि आप लोग किताब खुली रखे हो तो 51 नंबर पेज पर आप लोगों को पुनः एक बार तालिका देखने की छूट है। तालिका के बाद उसका विश्लेषण भी करना रहेगा। आपके सामने है कि समूह 1 0 से 30,000, समूह 1 मतलब ए, समूह बी 30,000 से 1 लाख, समूह 3 1 लाख से 3 लाख, समूह 4 3 लाख से 10 लाख और समूह 5 10 लाख से अधिक। इन शॉर्ट, ये पूरे उदाहरण को देखने के बाद यदि आप विश्लेषण पर जाते हो तो ऊपर के उदाहरण में समूह 2
में समाविष्ट वर्ग की आय समूह 1 में समाविष्ट वर्ग की आय से कम है, इसलिए 2 की तुलना में 1 को या तो पूरे कोष्टक को यदि देखो तो समूह 1 सबसे कम आय वाला है, इसलिए समूह 1 को सापेक्ष गरीब कह सकते हैं। ऐसा भी मुद्दा आप लोग वहाँ पर लिखकर अपने मुद्दे को पूरा कर सकते हो। इस तरह से तालिका के अंतर्गत एक जुट दूसरे जुट से, दूसरा जुट तीसरे जुट से, तीसरा जुट चौथे समूह से और चौथा समूह 5वें समूह से कम है। अर्थात आय की असमानता वाले जो देश होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है। जहाँ पर समान आय वाले होते हैं तो हम सरलता से तुलना करके कम लोगों को गरीब साबित कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग मुद्दे आप लोग लिखकर इन मुद्दों को आप पूरा कर सकते हैं। अर्थात अंत तक आप लोगों ने मेरा ये जो वीडियो देखा उसके लिए आप सभी अभिभावकों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके अंतर्गत इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। यदि विषय से रिलेटेड, अर्थशास्त्र विषय को लेकर इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई उलझन, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539। इस संपर्क पर आप नंबर डायल करके आपको क्वायरी, कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई समस्या है तो इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।